टाटा का कोई ग्रुप नया बिजनेस चालू करता है तो उसका वचन शासन है, उसको कोलैटरल देने की भी जरूरत नहीं है। उसका कॉर्पोरेट गारंटी जो है कि अगर टाटा ने हाथ खड़ा करके बोल दिया भैया तू चिंता मत कर, कल को कुछ हुआ तो टाटा सन्स देख लेगा, तो वो कॉर्पोरेट गारंटी काफी होती है बैंक के लिए। हमारे मन में जो धारणा डाल दी जाती है कि अमीरों को ही लोन मिलता है, ऐसा नहीं है। एसएमईज को भी मिलता है, सबको मिलता है, पर आप क्षमता के हिसाब से चलिए। उधार का सिंपल फंडा ये है कि उधार एक हर्डल रेस की तरह है। आप एक भागे, जैसे थोड़ा सा भागे एक हर्डल आ गई, फिर आपने उसको कांदा, फिर और भागे, फिर फांदा, फिर भागे। तो अगर एक परिवार है जिसमें 100 करोड़ की कुड़की हुई है, दूसरे परिवार में 200 करोड़ की कुड़की हुई, तो वो 200 करोड़ वाले में जो है बहाएंगे। तो आप अचानक से ओनली गुड टाइम्स को नहीं जी सकते। ये शादी की तरह है कि गुड टाइम्स भी साथ में रहना है, बैड टाइम्स भी साथ में रहना है। एफडी से आपके कैपिटल की ग्रोथ नहीं होगी। और एक चीज याद रखना, घी में घी डलता है, तेल में घी नहीं डलता। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फाइनेंस की दुनिया के कंटेंट किंग कहे जाते हैं। नाम है संजय कथुरिया। जो जब बात करते हैं तो बहुत आसान शब्दों में वो रुपए पैसे की जो पूरी दुनिया है, शेयर मार्केट की पूरी दुनिया है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। और आमतौर पे माना जाता है जो फाइनेंस की दुनिया है वो बड़ी बोझिल दुनिया है, उसको वही आदमी समझ सकता है जिसका हमेशा रुपए पैसे से उसका साबका हो। लेकिन आम आदमी भी जब इस चीज़ को समझना चाहता है तो कई बार बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो ऐसे इतने कठिन शब्दों में बताते हैं कि वो आदमी तुरंत स्किप करके भाग जाता है क्योंकि उसको कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। तो संजय कथुरिया जी आम आदमी की भाषा में फाइनेंस मार्केट को वो समझाते हैं। तो चूंकि हमारा पहला पॉडकास्ट जो था वो काफ़ी हिट रहा था, तो हमने उसी समय आपसे टाइम लिया था कि हम दूसरी बार आपसे चर्चा करेंगे। और कथुरिया जी अपने वादे के पक्के निकले और आज फिर वो आपके जो तमाम आम आदमी के सवाल उमड़ते हैं कि भाई कैसे हमको म्यूचुअल फंड में कहाँ जाना चाहिए, सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किस तरीके से इमरजेंसी फंड के तौर पर करना चाहिए, इन सब तमाम सारी चीज़ों का जवाब देंगे। इसके अलावा हाँ, लोन से कैसे बड़े बड़े बिजनेस घराने बन जाते हैं, सरकार से पैसा लेते हैं और कैसे अपना एम्पायर खड़ा कर देते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। लोन का जो पूरा खेल होता है उसको भी हम आज समझेंगे। स्वागत है आपका। नवनीत जी, थैंक यू सो मच, आपने फिर से इनवाइट किया। और लोन जो है ना वो बहुत ही ट्रिकी चीज है। ये एक शस्त्र है, ठीक है। अब तलवार भी एक शस्त्र है। तो तलवार आपके जो है प्रतिद्वंदी को ध्वस्त करने की भी काम आती है, पर अगर ठीक से नहीं चलाओगे तो आपको भी उससे चोट लग सकती है। अब उसके अलावा बंदूक है, बंदूक चल गई तो सामने वाला जा सकता है, ठीक से नहीं चली तो आप भी जा सकते हो, ठीक है। तो जो भी शस्त्र होता है ना, उसका उपयोग सीखना पड़ता है। और अगर मैं तलवार अच्छे से चलाना सीखना चाहता हूं तो शायद शुरुआत मुझे छुरी से करनी पड़ेगी कि मैं छोटी छुरी कैसे ठीक से चला सकूं। उसके बाद मैं धीरे 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 तलवार पे जाऊंगा, फिर मेरे पास भी एक भारी तलवार होगी जिसको मैं आराम से इस्तेमाल कर सकूं। बिल्कुल। कोई जिम जाता है तो वहां जाके देखता है कोई 3 साल से जिम कर रहा है, 50 किलो का डंबल उठा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले दिन जाऊंगा, उसको देख लिया कि एक इंसान जो है 50 किलो का डंबल उठा सकता है तो मैं भी उठा लूंगा। मुझे क्षमता बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। पहले हो सकता है 5 किलो का उठाऊंगा, फिर 10 का उठाऊंगा, फिर 15 का उठाऊंगा, धीरे धीरे करके मैं भी 1-2 साल के अंदर पहुंच जाऊंगा। कैपेसिटी बिल्डिंग। तो शस्त्र तो इस दुनिया में बहुत है, उनका उपयोग सीखना जरूरी है। इसी तरीके से जब बिजनेस कोई व्यक्ति करता है, व्यापारी करता है, तो वो ये देखता है कि मैं पैसा कहां से लाऊं। पैसा लाने के 3 सोर्सेस हैं। पहला आपका खुद का पैसा, दूसरा है कि अगर जो आप माल बेचते हो वो माल बेच के जो पैसा आया, ठीक है, और तीसरा है उधार। इन्हीं 3 तरीके से पैसा एक बिजनेस में आ सकता है और कोई चौथा तरीका है ही नहीं। बिल्कुल, ठीक है। अब आपका पैसा सीमित होता है, तो जितना आपके पास होगा, जितनी क्षमता होगी, जितने दोस्त यारों से आप इकट्ठा करके डाल सकते हो उनके साथ डालोगे। दूसरा पैसा है कस्टमर का। अब आपका प्रोडक्ट जाएगा मार्केट में, बनेगा, उसके बाद मार्केट में टेस्ट होगा, फिर जो है लोग उसको पसंद करेंगे नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपको रेवेन्यू आएगा। और तीसरा है उधार, ठीक है, तो जिसे हम लेवरेज भी कहते हैं। अब उधार का सिंपल फंडा ये है कि उधार एक हर्डल रेस की तरह है। हर्डल रेस आप देखते हैं ओलंपिक्स में होती है या कहीं भी होती है, जिसको हिंदी में बाधा दौड़ कहते हैं। बाधा दौड़ कहते हैं, हाँ। तो बाधा दौड़ है, आप एक भागे, जैसे थोड़ा सा भागे एक हर्डल आ गई, फिर आपने उसको कांदा, फिर और भागे, फिर फांदा, फिर वो। तो जो लोन है उसकी जो बाधा है वो ब्याज है। तो ब्याज दर है वो उसकी बाधा है, हर महीने आपको देनी है। तो यानी कि आप जो उसका उपयोग करें
तो इस तरीके से करें कि आप उसके ब्याज से ज्यादा पैसे कमा सकें। ठीक है, अगर ये इक्वेशन आप मेंटेन करते हुए चलेंगे तो आप कभी बाधा दौड़ में हार ही नहीं सकते, आप तो हर बाधा को लांघते हुए जाएंगे। पर अगर आपने पहली बाधा में उसको ठीक से नहीं लांघा और आपके चोट लग गई तो आगे आने वाले बाधाओं में आप उसको लांघ ही नहीं सकते, हर्डल्स को पार ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है। और यही होता है, जब एक बार ब्याज आदमी नहीं दे पाता, उस ब्याज को देने के लिए उधार लेता है, फिर से ब्याज नहीं दे पाता, फिर से उधार लेता है। इस तरीके से ब्याज के उधार के चक्रव्यूह में ट्रैप में पूरा फंस जाता है। और ये चक्रव्यूह वही है कि अंदर तो जा सकते हो, बाहर आना बहुत मुश्किल है इसमें से। अब बड़े घराने ऐसा क्या करते हैं कि आज एक आम आदमी 2 लाख रुपए का लोन लेते हुए डरता है, और अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला 2 लाख करोड़ का लोन लेते हुए नहीं घबराते। आप समझ, एक आम आदमी 2 लाख का लोन लेता है, बिल्कुल, तो उसकी बैंड बजी रहती, रातों की नींद उड़ी रहती, बिल्कुल, ब्याज देना है। और वो रात में पत्नी से डिस्कस करता है। हाँ, पत्नी डिस्कस करती है कि कहीं ऐसा ना है लोन लेकर के हम उसको पूरा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, घर पे अगर आ गए तो कैसा समाज में नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। बिल्कुल। और एक वो वर्ग है जो 2 लाख करोड़ का भी लोन ले लेता है और उसको स्ट्रेस नहीं है, रात को आराम से सोता है, व्यापार चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। ऐसा क्यों है? अब जो मंद बुद्धि लोग नहीं समझ पाते वो कहेंगे सरकार का सपोर्ट है, साथ है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। उनको व्यापार करना आता है, उनको रिस्क लेना आता है, उनको शस्त्र को चलाना आता है। उन्होंने अपनी क्षमता 50 किलो के डंबल की बना ली है, आपने नहीं बनाई है। अगर आज कोई भी ग्रुप है वो उधार लेने जाता है तो उससे पहले कि अगर मैं आपको प्रेपरेशन बता दूं कि वो उधार लेने से पहले क्या क्या प्रेपरेशन करता है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचो, अच्छा इतनी मेहनत जाती है, साला उधार लेना तो बहुत आसान था। वो तो बैंक वाला पीछे फोन करता है, भैया ले लो, चल रहा है आपका नाम पे पर्सनल लोन की स्कीम आई है। ऐसे थोड़ी, ये बड़े बिजनेसमैन को क्या फोन आते हैं क्या बैंक से की स्कीम आई है तो आप पर्सनल उधार ले लो? नहीं, वो प्रेपरेशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो सिनेरियोज को समझते हैं। वो समझते हैं कि भाई आज मैं उधार लूंगा तो मैं इसको चुकाऊंगा कैसे, अगले महीने का ब्याज कैसे चुकाऊंगा, इस उधार से जो मैं क्रिएट कर रहा हूं उससे मुझे कैश फ्लो कब आएगा। अब एक ग्रुप है जो रोड बनाता है, उसने उधार लिया, अब रोड बनाने में लगते हैं 3 साल 5 साल, तो 5 साल बाद उसका टोल कलेक्शन आएगा। तो वो किस तरीके से उधार लूं कि इस 5 साल में भी मैं ब्याज ठीक से टाइम पे चुका सकूं, और 5 साल बाद मेरी कैलकुलेशन है इस रोड पे से कितनी सड़कें गाड़ियां निकलेंगी, उसमें से कितना टोल कलेक्ट करूंगा, उस टोल में से कितना मेरे को ऑपरेशन के लिए चाहिए, उसके बाद मैं कितना ब्याज दूंगा, कैसे कैसे लोन को रिपे करूंगा, उसका पूरा 25 साल का कैलकुलेशन होता है। उसके लिए वो पीछे टीम्स लगाती हैं, उसके लिए पीछे रिसर्च होती है, उसके लिए पीछे पता चलता है, कैलकुलेशन होती है, ट्रैफिक कितना मूव करेगा, इस रोड के आने से कितना ट्रैफिक इधर डाइवर्ट होगा, कितना टोल का भाव रखा जाएगा, हर साल टोल में कितना इजाफा होगा। ये सारी डीप कैलकुलेशंस के बाद एक रिपोर्ट बनती है जिसे डीपीआर कहा जाता है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। काफी केसेस में उसे सीएमए रिपोर्ट भी कहा जाता है, जिसमें एक प्रॉपर फाइनेंशियल मॉडल बनता है और उस फाइनेंशियल मॉडल के बेसिस पे अप्रूवल आता है और फिर वो लोन लेते हैं। और ऐसा नहीं है लोन लेने के बाद भूल गए, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है, देखा जाता है कि जब पैसा लिया जा रहा है उधार का, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, वो कि डाइवर्ट तो नहीं हो रहा, गलत तो नहीं हो रहा। और उसके बावजूद भी गलती होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज एनसीएलटी में जाती हैं और उसके कई कारण हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि देश थम जाएगा, रुक जाएगा, व्यापारी को उधार मिलना बंद हो जाएगा। सिस्टम दुरुस्त होते हैं और बेटर होते हैं ताकि अगली बार ये गलतियां कम हो। तो गलती होती है, तो व्यापारी जो उधार लेता है वो बहुत प्री प्लान्ड उधार लेता है। व्यापारी को पता होता है कि मुझे कब ब्याज देना है, कितना देना है, कहां से आएगा, कैसे आएगा, कस्टमर से पैसा कलेक्ट होना कब चालू होगा, अगर मेरा प्रोजेक्ट 2 साल डिले हो गया तो मेरे पे क्या मार पड़ेगी। वो सारे उसके कैलकुलेशन होते हैं और ये सारे कैलकुलेशन बैंक भी करता है जब वो व्यापारी अपनी रिपोर्ट वो एक स्ट्रेंथ देख करके लोन करते हैं। उधार के ना 3 C's होते हैं, 3 C। पहला C होता है कैरेक्टर। ओके। जब भी कोई बैंक उधार देता है आपको तो 3 C देखता है। पहला C देखता है कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे हमारे घर कभी किसी बच्चे की शादी हो, लड़के की लड़की की, तो जिसके भी साथ भी शादी, समझो लड़के की शादी हो रही है, लड़की को देखने के, तो लड़की का कैरेक्टर देखा जाता है। लड़की शादी के लिए जाती है, लड़के का कैरेक्टर देखा जाता है। कैरेक्टर कैसे देखा जाता है? आजू बाजू वालों से पूछा जाता है, ठीक है, थोड़ा उसका सोशल बिहेवियर चेक किया जाता है, तो उससे उसका कैरेक्टर पता चलता है कि आदमी नियत साफ, दिल कितना अच्छा है, साफ है कि नहीं है, कैरेक्टर कैसा है उसका। इसी तरीके से
जिसको उधार दिया जाता है उसको भी एक तरीके से वो बेटी दे रहे हैं घर की, या मतलब शादी हो रही है ना, 6 साल 5 साल तो रहेगा वो लोन, कभी बड़े प्रोजेक्ट्स में 10-10 साल भी रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो उसके हिसाब से कैरेक्टर चेक किया जाता है सबसे पहले। और कैरेक्टर कैसे चेक किया जाता है कि पिछले लोन कैसे उधारे, सही तरीके से उतारे कि नहीं उतारे, जिसके लिए सिबिल स्कोर करके एक स्कोर जनरेट हो जाता है। तो उससे मोटा मोटी कैरेक्टर का, पहला कैरेक्टर का आपको पता चलता है। सेकंड सी, तो पहला कैरेक्टर हो गया सी, सेकंड सी हो गया कैपेसिटी, कि कैरेक्टर तो बाबूजी अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, पर क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी नहीं है पैसा वापस करने की। ठीक, तो सेकंड कैपेसिटी देखा जाता है कि भाई जो प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया जा रहा है उस प्रोजेक्ट में क्षमता है कि नहीं है, कि भाई 100 करोड़ का लोन तो ले लिया पर प्रोजेक्ट कुल मिला के ही 50 करोड़ का है। सही बात, तो क्षमता ही नहीं है तो दे नहीं पाएंगे पैसे। हाँ भाई 100 करोड़ का लोन लिया है, कंपनी की जो सेल होगी इस प्रोजेक्ट से वो 300 करोड़ की होगी, हाँ भाई मेरे पैसे वापस कर देगा ये। ठीक, तो हो गया सेकंड सी, हो गया कैपेसिटी। और इसके बावजूद भी थर्ड सी यूज होता है, वो होता है कोलैटरल, कि यानी कि तुम्हारी नीयत भी साफ है, तुम्हारी क्षमता भी है, पर खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो गया, सब कुछ के बाद भी गलत तो हो सकता है, तो भाई ऐसा ना हो जाए कि भाई मैं पैसे वापस ही ना निकाल पाऊं, तो मुझे कुछ गिरवी रख दो, कोई घर दे दो, कोई प्लॉट दे दो, कोई गाड़ी दे दो, कोई कुछ भी दे दो, एक सिक्योरिटी रहे, एक सिक्योरिटी रहे। तो वो कोलैटरल चेक करता है। ये 3C के बेसिस पे एक बैंक जो है वो व्यापारी को या किसी को भी उधार देता है। तो ये 3C होंगे तो उधार मिलेगा, ये 3C सही नहीं होंगे तो उधार नहीं मिलेगा। एक सवाल आता है कि जैसे जो बड़े बिजनेस घराने हैं आमतौर पे उनको बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। दूसरा जैसे एमएसएमई को लेकर के बहुत सारे एमएसएमई के व्यापारी हैं जो छोटे व्यापारी हैं, कई बार उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं। हालांकि केंद्र सरकार बहुत सारी स्कीम ऐसा ला रही है और प्रमोट काफ़ी किया जा रहा है कि जो एमएसएमई है उसको काफ़ी दिया जाए। तो लेकिन देखने में आता है कि जैसे बैंकों का जो रवैया होता है ना, वो जैसे जो आप कैपेसिटी बात कर रहे हैं, कैपेसिटी देख करके जो है वो लोन देते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये नज़रिए का एक केवल अंतर है या सिर्फ बैंकों का जो बड़े घराने हैं उनको लेकर के थोड़ा सा दरिया दिली ज़्यादा है? नहीं, ऐसा नहीं है, दरिया दिली नहीं है। आप समझिए कि एक तो क्षमता का मैटर है। बड़े घराने जो है उन्होंने 50-50 साल से लोन लेके वापस किया है, लोन लिया है, वापस किया, लोन लिया है, वापस किया, तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड सेट हो चुका है। तो एक ट्रस्ट ज्यादा है उनपे कि भाई अगर आज एक बड़ा ग्रुप जो है, अगर टाटा का कोई ग्रुप नया बिजनेस चालू करता है तो उसका वचन शासन है, उसको कोलैटरल देने की भी जरूरत नहीं है। उसका कॉर्पोरेट गारंटी जो है कि अगर टाटा ने हाथ खड़ा करके बोल दिया भैया तू चिंता मत कर, कल को कुछ हुआ तो टाटा सन्स देख लेगा, तो वो कॉर्पोरेट गारंटी काफी होती है बैंक के लिए कि उसका वचन जो है वो शासन हो गया ना, वो तो उन्होंने निभाया है अपना वचन। बिल्कुल। तो आपने ये पिछले उन्होंने को 100 साल लग गए वो क्षमता बनाने में। बिल्कुल। रिलायंस को 50 साल लग गए, अडानीज को 40 साल लग गए कि वो नाम लाने में कि भाई हम ये कर सकते हैं। और भी जो ग्रुप्स हैं, जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनको बहुत साल लग गए हैं सब करने में, अपना नाम बनाने में। भारती हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, ये सब लोगों ने बहुत नाम बनाने में टाइम दिया है, अपने वादे निभाए हैं, चाहे उनकी परेशानी कितनी भी, उन्होंने अपने वादे पूरे निभाए हैं। तो जब अपना परेशानी के टाइम पे लोग वादे निभाते हैं तो बैंक याद रखता है, ये सब लोग याद रखते हैं इस चीज़ों को। आप एक एमएसएमई हो, आप नए आए हो बिजनेस में, आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो पहले ट्रैक रिकॉर्ड जनरेट करो, छोटा लोन लो, छोटा लोन लेके उसको टाइम पे रिपे करो, फिर उसके अगला लोन लो, फिर उसको टाइम पे रिपे करो, फिर अगला लोन लो, टाइम पे रिपे करो। प्रॉब्लम क्या होती है, एक छोटे व्यापारी को लगता है यार मैं कल के कल अंबानी बन जाऊं, तो मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट उठा लेता हूं, और बड़ा प्रोजेक्ट उठाने के लिए मैं उधार ले लेता हूं। अब आपने कभी छोटा उधार नहीं चुकाया है, आपने ट्रैक रिकॉर्ड अपना ट्रैक रिकॉर्ड डेवलप नहीं किया है। अच्छा, कई केस में कहीं ना कहीं सेटिंग से या कोई ना कोई पाथ यूज करके आपने, समझिए आज तक 1 भी रुपए का लोन नहीं लेता, आपको 20 करोड़ का लोन मिल गया, आपको पता ही नहीं 20 करोड़ का लोन चुकाते कैसे। 20 करोड़ के लोन की जो किस्त आएगी, वो मतलब जो ब्याज आएगा, वही अकेला मेरे हिसाब से करीबन 15-18 लाख रुपए महीना आएगा। तो आपको पता ही नहीं 15-18 लाख की सर्विस करते कैसे है महीने की। आपने पूरा 20 करोड़ उठाया और झोंक दिया आज के आज, अभी कैश फ्लो सामने से आया नहीं, आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट नहीं सीखा, आपने कैश फ्लो की प्लानिंग नहीं सीखी, आपने अगले 2-3 साल का रिपोर्ट नहीं बनाया, 2-3 साल छोड़ो, अगले क्वार्टर का रिपोर्ट नहीं बनाया कि अगले 3 महीने में मेरे को पैसा आएगा कहां से, मुझे तो बैंक को देना है। बैंक तो रोज हर महीने आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने, मेरे को तो मेरे चाहिए इंटरेस्ट। तो ये हमारे मन में जो धारणा डाल दी जाती है कि अमीरों को ही लोन मिलता है, ऐसा नहीं है। एसएमईज को भी मिलता है, सबको मिलता है, पर आप क्षमता के हिसाब से चलिए, क्षमता बिल्ड करिए, अपना ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करिए, ताकि बैंक फिर 6 महीने बाद आपके दर पे बैठा होगा कि सर आपने 5 करोड़ का लोन लिया था, टाइमली बेसिस पे पैसा दे रहे हो, ये आप बताओ मैं इस 5 को 10 करना चाहता हूं, कैसे कर सकते हैं, आपको नया प्रोजेक्ट क्या डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक चीज याद रखना, घी में घी डलता है, तेल में घी नहीं डलता। ये मारवाड़ियों की बहुत फेमस कहावत है कि घी में घी डलता है। अगर आप घी बनोगे
तो आपके अंदर घी डलेगा। अगर आप रिफाइंड ऑयल बन जाओगे तो आपके अंदर घी नहीं कहने डलेगा। वाला अपनी एक प्रतिष्ठा बनानी होगी, अपना एक बिल्कुल। रेपो बनाना होगा, तो बिल्कुल। जिसके बाद बैंक खुद आपके दरवाजे पे आएंगे। बिल्कुल। आप अगर बैंकों के दर घर तो बैंक को समझ आ जाएगा भाई इसको गरज है, ये संभाल नहीं पा रहा है पैसा। अगर हर दूसरा फोन आपका बैंक से अब उधार मांगने के लिए जा रहा है तो बैंक को समझ आ जाएगा आपके व्यवहार से। आपको क्या लगता है बैंक को समझ नहीं आता? बैंक आपके जैसे 400 देखता है दिन के, तो उसको पता है किस आदमी को बहुत गरज है, किस आदमी को कम गरज है, और जिसको कम गरज है उसी के बाहर बैंक के बाहर, घर के बाहर बैंक खड़ा होता है कि भैया पता है इसके यहाँ सेफ है पैसा। आप मजेदार बात देखो, एक व्यापारी है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको उधार मिलता है 8% पे, और एक व्यापारी है जिसको बहुत दरकार है, उसको 15% पे मिलता है। आप सब बिल्कुल देख रहे हो। अब आप आदमी सोचे यार जिसको दरकार है उसको आप 15% पे दे रहे हो, जिसको दरकार नहीं उसको आप 8% पे दे रहे हो। इसीलिए उसको 8% में मिल रहा है क्योंकि उसकी क्षमता है, उसको दरकार नहीं है। अगर आप भी अपने आप को उतना स्ट्रांग कर लोगे कि भाई मेरे को तो दरकार नहीं है, तो आपके बाहर भी बैंक लगा होगा 8% पे ब्याज पे देने को। पर ये करने के लिए आपके धंधे की समझ, कैश फ्लो की समझ, बिजनेस की समझ आपको बनानी पड़ेगी ना, नहीं तो आप तो फूकते रहोगे पैसा। अब बैंक थोड़ी यहां बैठा है, बैंक तो फिड्यूशियरी, बैंक में मेरा पैसा पड़ा है, आपका पैसा पड़ा है, उसकी जवाबदेही है आपके और मेरे प्रति। हमारा ही तो पैसा है ना सेविंग्स बैंक में, जो वो उधार के फॉर्म में दे रहा है। वो उधार देना चाहता है पर करेक्ट लोगों को देना चाहता है। मजेदार बात यह है नवनीत जी कि अगर आज एक छोटा व्यापारी ये सब छोड़ के सोचना छोड़ दे कि मैं बैंक से कर लूं, और पहले ये सोचे मैं अपनी क्षमता बनाऊं, मैं बिजनेस सीख लूं, मैं बिजनेस के सिस्टम सीख लूं, मैं व्यापार करना सीख लूं, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन टू थिंक कि मैं सोचूं कि पहले दिन ही मैं व्यापार में उधार लेना चालू कर दूं। क्योंकि सारे अधिकांश एसएमईज को यही लगता है कि बस मेरे को पैसा मिल जाए कहीं से, मैं जो है बस तब मैं तर जाऊंगा। ऐसा नहीं है। आप अपनी बैलेंस शीट में देखिए, P&L में देखिए, कई ऐसी गलतियां आप कर रहे होंगे। उदाहरण के तौर पे छोटा व्यापारी क्या गलती करता है? जो माल बिकता है वो रखता नहीं है, और जो वो रखता है वो बिकता नहीं है। अब आपने इन्वेंट्री भर दी दुकान के अंदर पर वो बिक्री नहीं है। बिक्री नहीं है। क्यों नहीं बिक्री है? अब आप बोलोगे जी सीजन नहीं है जी, लोग कस्टमर को समझ नहीं है। आपको कस्टमर की समझ नहीं है। आपने कभी चेक किया कि कौन सा माल ज्यादा बिकता है, कौन सा कम बिकता है? बाबूजी कौन सी चीज आपका सप्लायर आया, बोला क्या दे दूं, बोले यार जो तेरे पास है सब कुछ दे दे। अरे आप वो खरीदो ना जो बिकता है। बिल्कुल। तो इस प्रॉब्लम को मैं कहता हूं जो बिकता है वो है नहीं, जो है वो बिकता नहीं। कहने का मतलब है कि बिना एक्सपीरियंस के, बिना एक मार्केट सर्वे किए हुए आपको बिजनेस में नहीं कूदना चाहिए। बिल्कुल। और ना तो लोन के लिए हाथ फैलाना चाहिए। पहले आपको कैपेसिटी डेवलप करना चाहिए, इसके बाद ये चीजें करनी चाहिए। छोटे से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल। कोई जल्दी नहीं है अपने को। आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे। सारे बिजनेसेस धीरे धीरे ग्रो किए थे। पहले दिन में कोई रिलायंस नहीं बना, पहले दिन में कोई अडानी नहीं बना, पहले दिन में कोई टाटा नहीं बना, पहले दिन में कोई बिरला नहीं बना। उनको एजेस लग गए हैं, मतलब दशक क्या, मतलब सेंचुरीज लग गई हैं उनको इस लेवल पे आने को। हाफ सेंचुरी लग गई, सेंचुरी लग गई, तब जाके वो यहाँ पहुंचे। अच्छा, एक और बड़ा खेल चलता है, हालांकि इसमें सारे लोग नहीं शामिल हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े लोग हैं, वो कई बार क्या है अपने को डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं, या कुछ तो इस खेल को जानबूझ के करते हैं, और कुछ लोग ऐसा होता है कि कोई बिजनेस उनको वो करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कोई मार्केट सर्वे किया और किसी बिजनेस में हाथ डाल दिया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो माना जा सकता है कि भाई ठीक है, उन्होंने कोशिश की लेकिन वो बिजनेस सफल नहीं हुआ, तो माना उसको थोड़ा सा माफ़ किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोन लेते हैं 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, बहुत सारे ऐसे केसेस चल रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े प्रभावशाली लोग भी हैं। बाद में ये होता है कि वो कहते हैं कि हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो अपना जोड़ जुगाड़ लगा करके, मान लीजिए 100 करोड़ का उन्होंने लोन लिया, कहीं 40-50 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो जाता है, 50 करोड़ आ गए, ठीक है, वो एक उनका 40-50 करोड़ हो गया, लेकिन वो बड़े उद्योगपति नहीं बन सकते क्योंकि उनकी सोच ही छोटी है। तो ये जो खेल है, मार्केट पैसा बैंकों से उठाना और फिर अपने को डिफॉल्टर घोषित कर देना और 40-50 करोड़ मार के बैठ जाना बैंकों का, इस खेल को कैसे देखते हैं आप? एक ज़माने में ना एक स्टेट है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे बात होती थी कि जहाँ बेटी वहाँ ब्याहेंगे जहाँ पे बड़ी कुड़की हुई होगी। तो अगर एक परिवार है जिसमें 100 करोड़ की कुड़की हुई है, दूसरे परिवार में 200 करोड़ की कुड़की हुई, तो वो 200 करोड़ वाले में जो है ब्याहेंगे, क्योंकि मतलब उनके माल अच्छा दबा लिया होगा। नहीं, माल अच्छा दबा लिया होगा ना, बड़े पैसे की कुड़की करिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप व्यापार, हमें ना जब हम क्लास में होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम किसको देखना चाहिए, जो सक्सेसफुल है या जो फेलियर है? बिल्कुल सक्सेसफुल को देखना चाहिए, जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जो अच्छा पढ़ाई में आगे निपुणता पा रहा है, अपने स्किल्स को ग्रो कर रहा है, तो हम तो उसको कंपेयर करेंगे। बिल्कुल। इस संसार में हर प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, जो सेटिंग करते हैं, जो गलत करते हैं, जुगाड़ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता। आज वो सारे लोग लंदन में बैठे हुए हैं, अब हम कह सकते हैं लंदन में बैठ के ऐश कर रहे हैं, पर क्या आप
20 साल बाद 30 साल बाद अपनी छवि इस तरीके से चाहेंगे कि लोग आपको उस तरीके से याद करें, या इस तरीके से छवि चाहेंगे कि भाई नहीं, मुझे एक देश में जिसने कंट्रीब्यूट किया, देश जो जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको उस नजरिए से देखना चाहेंगे। आपको हर प्रकार का बिजनेस मॉडल मिलेगा। लोग लोन लेंगे, लोन से डिफॉल्ट करेंगे, सेटिंग करेंगे बैंकर्स के साथ, हर चीज होगी नवनीत जी, हर चीज होगी। कुड़की करेंगे। आप तो कह रहे हैं 100 का 50, 100 का 4 रुपए में भी सेटल हुआ है मामला। मतलब 100 रुपए का लोन था, 4 करोड़ में भी सेटल हुआ है। पर उन लोगों को जिंदगी में वापस लोन नहीं मिलेगा, वो जिंदगी में प्रमोटर कहलाने लायक नहीं बचेंगे बिल्कुल। और आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, आपकी चॉइस है। पर वो एक बार आप कुछ बना पाओगे, उसमें भी आपके सर पे ईडी की तलवार है, सीबीआई की तलवार है, किसी भी दिन आपके अंदर किया जा सकता है, वो सारी तलवारें आपके सर पे। एक बिल्कुल नाखुश जिंदगी है वर्सेस अच्छा व्यापार बनाओ, धीरे धीरे अपनी क्षमता बनाओ, लोन लो, उसको वापस करो, लोन लो, वापस करो, अपने बिजनेस को बिल्ड करो, प्रॉफिट्स को बढ़ाओ, और उसके बाद बिजनेस को बढ़ाते रहो और लोन लेते रहो। ये दोनों ऑप्शन आपके पास है। क्या गलत नहीं होता? बिल्कुल होता है। आप मुझे बोलेंगे नहीं संजय सर, ये क्या हमारे संसार में, हमारे देश में सब कुछ ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा। हम कलयुग में जीते हैं, और कलयुग में हर प्रकार के ऊपर नीचे होंगे। हमारे बिजनेस वर्ल्ड में भी होते हैं, फाइनेंस वर्ल्ड में भी होते हैं, बैंक वर्ल्ड में, सब वर्ल्ड में होते हैं। पर आप बस यही देखना है कि आपको क्या बनना है। अगर आपको वो बनना है तो आप गलत पॉडकास्ट देख रहे हो, फिर आप वैसे पॉडकास्ट देखो। क्योंकि मेरे को नहीं आता वो काम करना। अगर मुझे आ रहा होता तो मतलब ठीक है, फिर मैं शायद उस लीग में होता, पर मेरे को नहीं आता, और ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूं ये सब काम करना। मैं सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करता हूं, सीधे रास्ते चलो। वो टाइम ज्यादा लग सकता है, मैं इसलिए कहता हूं ज्यादा नहीं, ज्यादा देर कमाने का सोचो। क्योंकि जो ज्यादा कमाने का सोचता है ना, वो कभी कभी प्रॉब्लम में आ जाता है, पर जो ज्यादा देर कमाने का सोचता है ना, वो कभी प्रॉब्लम में नहीं। बिल्कुल। और कई बार क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे जो फ्रॉड करते हैं, वो तो देश छोड़ के उनको भागना पड़ा है, विदेशों में रहना पड़ रहा है। सोचिए, जो मान प्रतिष्ठा है वो भी चली गई है, आपको भगोड़े की तरह रहना पड़ा। और अभी आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक जब कोविड का टाइम था, देश का एक बड़े उद्योगपति जिसकी डेथ हो गई, तो उसके परिवार के बच्चे जो उसकी अंतिम यात्रा थी उसमें नहीं आ पाए, क्योंकि उन्हें ये डर था कि हम अरेस्ट हो जाएंगे। तो सवाल ये है कि 100-150 करोड़ 500 करोड़ जनता का पैसा मार करके आप क्या एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं कि जब आपका निधन हो तो आपका परिवार ही ना आए, क्योंकि वो है कि इंडिया माने पे अरेस्ट हो जाएगा। अब आप सोचिए, रतन टाटा साहब की जब डेथ हुई पिछले साल नवंबर 2024 में, मतलब सारे टॉप नेता से लेके, अभिनेता से लेके, आम व्यक्ति सभी तक को ये लगा था कि मेरे कोई चला गया, मेरे घर का कोई अपना चला गया, कोई अपना चला गया। इतना मान प्रतिष्ठा उन्होंने बनाया। क्या उन्होंने बैंकों से लोन नहीं लिया? टाटा ने बहुत लोन लिया बैंकों से, पर उन्होंने जो मान प्रतिष्ठा बनाई वो है कि अपने शब्दों को हमेशा रखा, हमेशा लोन्स को भी वापस किया, लोगों का भी भला किया, सब कुछ किया। पर ये वो तब कर पाए जब उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया। बिल्कुल। आदमी चैरिटी और अच्छा वही कर सकता है जो खुद स्ट्रांग हो। वो एरोप्लेन में भी कहते हैं ना, पहले अपना लगाओ फिर बच्चे, चाहे आपका बेटा भी आपके साथ हो, छोटा बच्चा भी आपके साथ, सही बात, तब भी पहले अपने आप को बचाओ, फिर अपने बच्चे। खुद सेफ रहेंगे तभी सुरक्षित रख सकते हैं दूसरों को। तो बहुत सिंपल है, आपको किस तरीके से आप अपने आप को दिखवाना चाहते हो दुनिया में, उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ को डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन देखना चाहते हो तो एज आई सेड आप गलत पॉडकास्ट में हो, आपको दूसरा पॉडकास्ट देखना चाहिए। पर यहां हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, अपनी क्षमता बढ़ाने की, अपने व्यवहार को ठीक रखने की, बैंक से लोन लेके उसको टाइमली बेसिस पे चुकाने की, और उसके बाद जो है, और बैंक है ना, ये छोटी छोटी से चीजें ध्यान रखता है। बाद में जाके बैंक आपको आउट ऑफ वे भी हेल्प करेगा। आप ऐसा नहीं, आप अपनी 50 साल के बिजनेस जब करते हो, 100 साल के बिजनेस करते हो, तो उसमें समय खराब भी आता है। पर वो जब देखता है कि भाई मैंने जब समय अच्छा था, इसने टाइम पे पैसा वापस किया, नियत ठीक थी, कैरेक्टर ठीक है, समय खराब है, चलो बैंक फिर आपको थोड़ा एक्सटेंड करता है सपोर्ट। बिल्कुल करता है, सरकार भी सपोर्ट एक्सटेंड करती है। अगर आपने मान लीजिए कोई 10-15 साल का लोन लिया है, अगर आपने 7-8 साल तक लगातार आप नियमित रूप से कर रहे हैं, मान लीजिए ठीक है आपकी जॉब चली गई या कुछ ऐसा बिजनेस खराब हो गया, तो वो तो देखेगा ना कि ये व्यक्ति ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, ये चुकता करने की स्थिति में है, मतलब ये कोशिश करता है, बस ये है कि साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल, तो बैंक आपको सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, बैंक वहां भी इंसान बैठे हैं भाई, मशीनों से थोड़ी काम हो रहा है। बिल्कुल, मशीन है बट इंसान ही पीछे बैठ के मशीन चला रहा है, तो वो समझता है इन सारी बातों को, और वो आपको सपोर्ट एक्सटेंड करता है। पर आप पहले दिन से सोचो, पहले दिन से फ्रॉड करने के इंटेंशन से आओगे, या फिर फ्रॉड भी छोड़ो, आप इंटेंशन तो सही से आए, पर आपने क्षमता को ज्यादा आंक लिया। यानी आप जिम में आए तो थे बॉडी बनाने,
पर आपको लगा पहले दिन ही 50 किलो का डंबल उठाना सही रहेगा, वो गलती भी मत करिए। हाँ, कई बार क्या होता है कि लोग अपने जो उनका बिजनेस उतना सेटअप नहीं होता है, लेकिन वो उसको बड़ा दिखा करके उस हिसाब से लोन ले लेते हैं, वो भी एक फ्रॉड की श्रेणी में आता है। और कई बार उनके खिलाफ केसेस भी चलते हैं जब वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये तो बड़े बिजनेस घरानों की बात रही। जैसे एक आम आदमी अभी भी आप देखेंगे, जैसे ठीक है जो सैलरीड क्लास है और जो खासतौर से कॉर्पोरेट की नौकरियां कर रहे हैं, तो उन्हें तो लोन की अहमियत जब से ये सब मतलब उद्देश्य उदारीकरण के दौर में चला, तब उनको अहमियत आ गई कि भाई ठीक है हम घर ले लेते हैं, होम लोन से लेकर के कार लोन से लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी भी से गाँव में क्या है, लोन को लेकर के बहुत निगेटिव धारणा है। आज भी लोगों को लगता है कि लोन अगर ले लेंगे, जरा सा भी अगर ऊंच नीच हो गया तो हमारी इज्जत चली जाएगी, कोई दरवाजे पे आकर रिकवरी वाला आएगा, वो गाली दे के चला जाएगा, या जो है 10 लोग देखेंगे कि इन्होंने लोन लिया है और ये चुकता नहीं कर पाए हैं, तो वो डरते हैं। तो सवाल ये है कि लोन क्या जो है जैसे आम आदमी के लिए क्या इतना बुरा है, या लोन लेकर के आम आदमी भी जो है अमीर बन सकता है? देखिए, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से पुट करूंगा। लोन से डरने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। अब लोन चुकाने के दो तरीके होते हैं, या आपकी आमदनी से लोन चुकेगा, ठीक है, या आपकी क्या कहते हैं एसेट से लोन चुकेगा, कुड़की से, दो तरीके से। बिल्कुल। अब फॉर सिंपल लेते हैं कि किसी ने होम लोन ले लिया, घर ले लिया। अब घर है फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का। अब घर में उसने 25 लाख रुपए अपने जेब से दिए और 75 लाख रुपए का लोन ले लिया। 75 लाख रुपए का गिव और टेक जो ईएमआई आएगा, वो आएगा मेरे हिसाब से 55,000 रुपए के आसपास महीना, ठीक है। अगले 20 साल के लिए 55,000 रुपए महीने के आसपास आपका ईएमआई आएगा। अब आपकी आमदनी जो है वो है 1 लाख रुपए महीना, तो यानी आपकी आमदनी में से 2 बार ईएमआई दी जा सकती है, मोटा मोटी। बिल्कुल, ठीक है। तो यानी आपकी आमदनी में क्षमता है कि वो ईएमआई को दे सके, कर सकते। इसको कहा जाता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ओके, कि आप अपनी आमदनी से कितनी बार उधार को चुका सकते हो। बिल्कुल। अब ये जितनी ज्यादा बार होगी उतना ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। अगर आपकी आमदनी 2 लाख है और आपका ईएमआई 50,000 है, तो आप 4 बार अपनी आमदनी से अपने उधार को चुका सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपकी ताकत ज्यादा है। अगर ये आपकी आमदनी 4 लाख है और आपका ईएमआई 50,000 है, तो यानी कि आप करीबन 8 बार जो है अपने हर महीने की ईएमआई को चुका सकते हो, यानी आपकी क्षमता और भी। इसका मतलब ये कि आप जो है 50 किलो का डंबल उठा सकते हो, पर अभी सिर्फ 10 किलो का डंबल उठा रहे हो। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल। पर यही उल्टा हो जाए माजरा कि आपकी ईएमआई तो 50,000 है, पर आपकी आमदनी जो है वो 25-30 हजार है। आपने कहीं कुछ करा करू के अपनी ईएमआई ले ली, तो आप फंस गए। बिल्कुल। तो आपकी क्षमता तो 10 किलो का डंबल उठाने के लिए की है और आप 20 किलो का कोशिश कर रहे हो, तो आपका हाथ टूटेगा, आपके ऊपर बल डंबल गिर सकता है, आपको चोट लग सकती है। बिल्कुल। तो यही सबसे पहली चीज आपको देखनी है। और ये जो रेशियो है, ये मिनिमम कह रहा हूं 2 से 2.5 के बीच होना चाहिए। यानी आप जो ईएमआई भरे उसकी आपकी आमदनी उस ईएमआई से 2 से 2.5 गुना ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप 40,000 की ईएमआई भरे तो आपकी आमदनी लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए। तो पहले तो ये चेक कर लीजिए, पहले दिन ये चेक कर लीजिए। अगर ये इक्वेशन फुलफिल होती है, तो दूसरी इक्वेशन जो है वो ये है कि आपका जो लोन है और आपका जो एसेट है, आपका एसेट आपके लोन का 1.5 गुना होना चाहिए। मतलब अगर आपका एसेट 1 करोड़ का है सॉरी, आपका लोन अगर 1 करोड़ का है, तो आपके पास जो एसेट है उसके अगेंस्ट वो 1.5 करोड़ का होना चाहिए। अब आप दोनों तरफ से कवर हो गए, आपकी आमदनी में भी क्षमता है, बिल्कुल, और आपके एसेट में भी क्षमता है। कल को आमदनी बंद हुई तो एसेट बेच के आपका लोन चुकाया जा सकता है। बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपकी आमदनी चलती रही तो बढ़िया है, फिर आपके लोन वैसे भी धीरे धीरे करके कम हो रहा है। अब तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपकी आमदनी बंद भी हो सकती है। तो आप अपना 6 महीने का जो खर्चा है जिसमें ईएमआई जुड़ी हुई है, उसको एक सेफ फंड में, एफडी में बना के रख दीजिए। अब कल को आपकी आमदनी बंद हो गई तो आपको अकस्मात जो है लोन देने की, बंद करने की जरूरत नहीं है। आपके पास इमरजेंसी फंड पड़ा है, उसी में से आप अपनी ईएमआई देते रहिए। 6 महीने तक आपके पास प्रोटेक्शन है। अब 6 महीने में फिगर आउट कीजिए कि आपके पास आप क्या नौकरी ले सकते हो, क्या जॉब कर सकते हो, कहां से पैसा बना सकते हो। तो अकस्मात एकदम आपको जो है टेंशन लेने की
जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 6 महीने का आपने कॉर्पस भी बना के रख लिया। तो आपने फाइनली क्या किया, अपना तीनों चीजें कवर कर ली। एक तो आपकी आमदनी में क्षमता आ गई, बिल्कुल। दूसरा आपने 6 महीने का कॉर्पस बना लिया ताकि कल को अगर अकस्मात आपके साथ कुछ गलत हो जाए, जॉब चली जाए तो वो भी ठीक है। और तीसरा, आपका जो एसेट है वो आपके लोन से 1.5 गुना ज्यादा है। तो कल को अगर दोनों चीजें फेल हो जाए, हाँ, तो बेच के भी आप अपना कवर कर सकते हो। और आपको 6 महीने का समय मिल जाएगा, आप आराम से बेचो। अगर आपको डर लग रहा है कि आप 6 महीने में भी नहीं कवर कर पा रहे, तो आपके पास 6 महीने का समय है, अब आप आराम से बेचो ताकि डिस्ट्रेस सेल ना हो जाए, गलत ना हो जाए, और आप अपना कवर कर लोगे। अब इतनी चीजों का ध्यान रखने के बाद अगर आप फिर भी उधार नहीं ले पा रहे, तो फिर तो आप सिर्फ डर ही रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोन लेते हैं तो आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1, 6 महीने का आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बिल्कुल जो भी आप लोन ले रहे हैं, कम से कम 6 किस्तें आप दे सकें, इतना पैसा आप एफडी में कहीं डाल दीजिए। बिल्कुल सही। जिससे आपको मान लीजिए आपकी जॉब चली जाती है या आपका बिजनेस मान लीजिए डाउन हो जाता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो आपको कम से कम 6 किस्तें आप दे देंगे। 6 किस्तें में आप नई नौकरी ढूंढ सकते हो या आपको नए बिजनेस में आप हाथ आजमा सकते हो। तो कम से कम आपको जो 6 ईएमआई वो टूटेगी नहीं, नंबर 1। और दूसरा, या तो भाई वो जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हो, जितना आपने फंडिंग कराई है बैंक से, उसका 1.5 गुना हो कम से कम, कि अगर आपको मान लीजिए कोई ऑप्शन नजर नहीं आता तो फिर आप उसको बेच करके भी आप कर सकते हो। ये दो मेरे ख्याल से। देखिए, हम इस कैसे कहते हैं, घुड़सवारी जो है ना, तो घुड़सवारी ना, तो घुड़सवारी में एक चीज सिखाई जाती है कि घोड़े से जब गिरना हो ना, तो भी प्लानिंग करके गिरो, ताकि हाथ पैर ना टूटे, घोड़े के पैरों के बीच में ना आ जाओ, क्योंकि घोड़े का पैर सबको पता है, एक बार पड़ा तो फिर आदमी खड़ा नहीं हो पाता, कभी कभी तो मर भी जाता है। बिल्कुल। तो आप प्लानिंग करो। आप कोई चीज, आप भाई आज घर में लोग सब्जी लेने जाते हैं तो उसकी भी प्लानिंग करते हैं कि शनिवार आएगा, ठीक है, तो बाजार लगेगा, तो मैं ये 200 रुपए लूंगा, आधा किलो टमाटर लूंगा, आधा किलो आलू लूंगा, प्याज लूंगा। तब प्लानिंग करते हो ना, किसके लिए? सिंपल सब्जी वब्जी लेने के लिए। तो भाई आप यहां तो लोन ले रहे हो, अपने जीवन की अगले 10-15 सालों की किश्तें बांध रहे हो। बिल्कुल। थोड़ा प्लानिंग करो। और अगर नहीं समझ आती तो किसी के साथ बैठ जाओ जिसको प्लानिंग समझ आती है। बैंक से गठबंधन हो रहा है 15 साल। हाँ भाई, आपकी शादी हो रही है एक तरीके की, तो आप भाई थोड़ा तो समझ लो कि किस चीज में घुसने वाले हो आप। थोड़ा उसका नेचर तो समझ लो। अच्छा, कर्जे को लेकर के जब बात होती है तो अच्छा कर्जा और बुरा कर्जा, गुड डेप्ट और बैड डेप्ट की बात होती है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? कौन सा कर्जा अच्छा है आपके लिए और कौन सा कर्जा बुरा है? तो क्योंकि कर्जा तो आदमी बहुत सारी चीजों को लेकर लेता है। तो पहले गुड डेट बैड डेट का नेचर समझ लेते हैं। बिल्कुल। गुड डेट होता है कि आपने उधार लिया और उससे कुछ क्रिएट किया। ओके। घर ले ली, शॉप ले लिया, प्लॉट ले लिया, बिजनेस बना लिया, तो इसको हम गुड डेट कहते हैं। यानी उधार लिया और सामने कुछ क्रिएट किया, एसेट्स बनाने की कोशिश करी या बिजनेस बनाने की कोशिश। बैड डेट होता है आपने उधार लिया और कुछ कंज्यूम कर लिया। उधार लिया, आईफोन ले लिया, उधार लिया, छुट्टी पे चले गए, लाइफस्टाइल को एनहांस किया आपने, फर्नीचर ले लिया, डेप्रिशिएबल एसेट ले लिया, घर में इंटीरियर करा दिया, तो ये डेप्रिशिएबल एसेट है। शादी कर ली, शादी खर्चा है एक बार के लिए, तो कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा, ठीक है, तो शादी कर ली, शादी ईएमआई पे कर ली, तो ये होता है बैड डेट। अब क्या बैड डेट नहीं लेना चाहिए कि सर जिंदगी जिए भी ना, हम यहाँ ऐसे पृथ्वी पे ऐसे ही आए, हाँ, मरते मरते बस कर चले जाएं? तो इसका आंसर है नो। पर बैड डेट का उसूल होना चाहिए। जैसे किसी को सिगरेट पीने का शौक होगा, भाई मैं तो रेकमेंड नहीं करता, ना मैं पीता हूं, बहुत शौक है, बहुत तलब है, तो भाई दिन की एक पी लो, पूरी पैकेट क्यों खत्म कर रहे हो? वो बैड चीज है ना, सिन चीज। बिल्कुल। किसी को अल्कोहल का शौक होता है, मुझे नहीं है, ना मैं रेकमेंड करता हूं। पर एक व्यक्ति है जो दिन में रात को आता है, 8 बजे के बाद लग जाता है, आधी बोतल खत्म कर देता है। पर एक व्यक्ति जो हफ्ते में एक बार पीता है और 2 पैक पीता है, तो उसने शौक भी पूरा कर लिया, सिन भी कर लिया और उसको नियंत्रित भी कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से बैड डेट को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। अब बैड डेट का नियंत्रित करने का मतलब बड़ा सिंपल है। बैड डेट की जो भी, क्योंकि एसेट तो क्रिएट हो नहीं रहा, बैड डेट की जो भी ईएमआई है वो आपकी आमदनी का 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके। लाख रुपए कमाते हो तो 15,000 रुपए की बैड डेट की ईएमआई बांध लो, चाहे आप उसमें आईफोन ले लो, चाहे घूमने चले जाओ, जो करना है कर लो। 15,000 का आपके पास स्पेस है। 1 लाख रुपए अगर आपकी कमाई है तो 15,000 रुपए, इसमें गाड़ी भी आ गई, बिल्कुल, जो भी आपने फर्नीचर बनाना है फर्नीचर आ गया, आपने हनीमून पे जाना है हनीमून पे आ गया, आपने शादी करनी शादी, जो करना है इस 15,000 में करना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। और इससे ऊपर जाना पड़ रहा है तो वो चीज करने की जरूरत नहीं है, खुद की जेब के पैसों से करो, पहले पैसा जमा करो, बिल्कुल, ठीक है। अब इस केस में 2 अच्छी चीजें हैं।
पहली अच्छी चीज ये है कि अगली ईएमआई तभी आएगी जब पुरानी कोई ईएमआई खत्म होगी, बिल्कुल, क्योंकि आपका लिमिट लग चुका है 15,000 का, 15,000 से आप ऊपर दे नहीं सकते। तो समझिए कोई ईएमआई 4,000 की चल रही थी, अब वो खत्म हो गई, तो अब आपके पास वापस 4,000 रुपए बन गए, अब आप 4,000 का कोई नया लोन ले सकते हो। और दूसरे केस में अगर आपकी आमदनी बढ़ गई, यानी 1 लाख कमा रहे थे अब 2 लाख कमा रहे हो, तो 15,000 की जगह 30,000 कर सकते हो। बिल्कुल, तो दोनों केसेस में आप विनर हो। पहले केस में आपकी पुराना कोई उधार चुक रहा है, तब आप नया उधार ले रहे हो, बिल्कुल, यू आर अ विनर। बिल्कुल, अगर दूसरे केस में आपकी आमदनी बढ़ रही है, यानी आपकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो आप कर रहे हो, अगेन यू आर अ विनर। तो बैड डेट कंज्यूम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिंदगी जी लीजिए, पर मर मर के मत जिए। इसके लिए अपनी आमदनी का 15% से ऊपर बैड डेट की ईएमआई के लिए मत रखिए। अब आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आज के दिन ये बैड डेट, यानी कि जो भी चीज आप करते हो, गाड़ी लेते हो, गाड़ी लेते हो, फोन लेते हो, वेकेशन पे जाते हो, कोई कॉन्सर्ट में चले जाते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ले लेते हो, लैपटॉप ले लेते हो, जो ले लेते हो, उसकी ईएमआई आपकी आमदनी का कितना प्रतिशत है, मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल। देखिए, कथुरिया जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि आप जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे हो, हमारे पॉडकास्ट को, आप देखें कि आपका अगर आपकी ईएमआई चल रही है वो गुड डेप्ट है या बैड डेप्ट है। क्या बैड डेप्ट, अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए आप कमा रहे हैं, क्या वो 15,000 रुपये से ज़्यादा है, 10 से 15% से क्या वो ज़्यादा है, या जो भी आपकी कमाई हो चाहे 50,000 रुपये है, तो क्या आपका उस हिसाब से 10 से 15% से ज़्यादा आपका ईएमआई चल रहा है, तो उस चीज़ को आप करें और कमेंट में भी बताएं ये फार्मूला जो उस पर आपकी प्रतिक्रिया दें। अच्छे कर्जे की बात कर लेते हैं, जिस कर्जे से एसेट क्रिएशन हमारा होता है। तो मान लीजिए जैसे किसी को घर लेना है, तो भाई अचानक उसके पास तो पैसा हो गया नहीं कि 1 करोड़ का घर लेना है तो 1 करोड़ रुपए उसके पास पड़े हैं, या 50 लाख रुपए का घर लेना है तो 50 लाख रुपए उसको पड़े हैं। अब जैसे जो 50,000 रुपये कमा रहा है, जो 40,000 रुपये कमा रहा है, उसको भी लगता है कि भाई हमारा अपना घर होना चाहिए, अपना फ्लैट होना चाहिए। तो ऐसे में लोन से कैसे हम अपने एसेट क्रिएशन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? सेम रूल, आपकी आमदनी का मतलब आपके ईएमआई की 2.5 गुना आपकी आमदनी होनी चाहिए, वही रूल, एकदम वही रूल। और आपके एसेट जो है आपका लोन का 1.5 गुना होना चाहिए, और 6 महीने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए। ये 3 टिक बॉक्स जब हो जाए ओके, तो आप कर लीजिए, नहीं तो मत करिए। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड भाई क्या होता है, बहुत सारे लोग तो वो एक इमरजेंसी फंड की तरह काम करता है। मान लीजिए ठीक है, जैसे हमारी सैलरी मान लो खत्म हो गई अचानक से, और अब हमें कुछ लेना है, तो भाई क्रेडिट कार्ड हुआ तो हमने ले लिया, और अगले महीने फिर जो है जब उसकी डेट आती है तो तब तक तो पैसे आ जाते हैं, तो हमने कर लिया। तो ये एक एग्जाम्पल होता है कई बार लोगों के लिए। तो जैसे, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरा क्रेडिट कार्ड पे ही उनकी पूरी ज़िंदगी चल रही है, और वो लगातार वो जितना हर महीने वो खर्च करते हैं फिर उसी को भरते रहते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी जी नहीं पाते, क्योंकि वो क्या है, जितना उनको अपना कुछ शेविंग वो नहीं कर पाते। तो ये जो क्रेडिट कार्ड का जो ट्रैप है, क्रेडिट कार्ड का अगर हम इस्तेमाल करें तो किस तरीके से करें, और क्या सावधानियां हमको बरतनी चाहिए? देखिए, क्रेडिट कार्ड ना एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप देखें तो वो आपके खर्चों को निवेश बना देता है, अगर आप सही सूझबूझ से करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैंने नोटिस किया कि भाई मैं स्विगी पे बहुत खर्चा कर रहा हूँ, करना पड़ता है, मेरा घर चल रहा है, उसी से सामान आ रहा है, नियमित है, मेरे बजट के अंदर है, पर वो अमाउंट बहुत बड़ा है। वो अमाउंट 15-20 हज़ार रुपये महीना, ठीक है। तो मैंने नोटिस किया यार 15,000 रुपये तो जा ही रहा है, क्या इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो हमने देखा भाई यार एक क्रेडिट कार्ड है HDFC स्विगी का, हमने वो क्रेडिट कार्ड खरीद लिया। अब हमारे को हर खर्चे पे 10% कैशबैक है। ओके, तो मैं खर्चा तो कर ही रहा था, मेरे को 10% ROI बनने लग गई खर्चे पे। ऐसा तो था नहीं कि वो मैं उस कार्ड की वजह से कोई नया खर्चा नहीं कर रहा हूं, उस खर्चे के लिए कार्ड लिया है जिससे मेरा पैसा बचने लग गया। तो ये मेरे लिए बहुत इंटेलिजेंट बात हो गई। दूसरा, जब भी कोई व्यक्ति पहली बार आता है जिसका कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो अब वो बैंक लोन लेने जाएगा तो बैंक बोलेगा मैं तो आपको जानता ही नहीं हूं भाई, मेरे पास आपका कोई सिबिल स्कोर तो है नहीं। तो सिबिल स्कोर को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है क्रेडिट कार्ड। आप एक क्रेडिट कार्ड लीजिए, बैंक FD रखिए 20,000 की, वो आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देंगे 18,000 रुपए के आसपास का। आप उसको यूज करिए, पेमेंट कीजिए, यूज करिए, पेमेंट कीजिए, यूज करिए, पेमेंट करिए, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है। जिसके बाद आगे जाके आपको अगर लोन वोन लेना है तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो ये दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा, जैसे आपने बताया, इमरजेंसी फंड है। अगर आपके पास अचानक से आकस्मिक कोई खर्चा आ गया और आपके पास अभी FD में पैसा था पर आप निकाल नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो आप गए और आपने स्वाइप कर दिया क्रेडिट कार्ड, बाद में आप उसको कवर कर सकते हो। तो एक तरीके का आपका ये बन सकता है। चौथा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फ्री ट्रिप्स मिलते हैं। अभी जैसे मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस है, तो उसमें मेरे पास 1 लाख पॉइंट्स है, तो मेरा 2 दिन का आना जाना और 2 दिन का अच्छे 5 स्टार होटल में रहना फ्री हो गया। तो मैंने खर्चा किया, मेरे को ROI बन गई। खर्चे तो होते ही रहते हैं।
तो अगर आप इस तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे तो आप बहुत जबरदस्त अच्छा काम कर पाएंगे। बट अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड को सिर्फ जीने के लिए और मिनिमम ड्यू पे करूंगा और ये सब करूंगा, तो नहीं होगा। आप जो खर्चे कर रहे हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड लीजिए। आप क्रेडिट कार्ड इसलिए मत की लीजिए कि मैं खर्चे कर पाऊं, बस सिंपल रूल रखिए। अच्छा, अभी आपने कहा मिनिमम ड्यू, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ठीक है उन्होंने क्रेडिट कार्ड का भरपूर इस्तेमाल किया और वो अगले महीने नहीं भर पा रहे हैं, तो एक उसमें ऑप्शन आएगा मिनिमम ड्यू का, तो मिनिमम ड्यू कर देते हैं, तो ये है कि जो उस पर सरप्लस लगता है वो कम से कम उससे छूट मिल जाती है। तो उससे उसके क्या नुकसान है? क्या उससे क्रेडिट क्रेडिट जो आपके सिबिल है वो खराब होता है? बिल्कुल खराब भी होता है, और उसके ऊपर जो बचा हुआ पैसा है उस पर आपको 3.5% महीने के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। ओके, साल का नहीं, महीने का। अच्छा, कैसे इसको जरा बताएं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 50,000 आपका बिल है और आपने 1,000 रुपये मिनिमम ड्यू दिया है, तो 49,000 रुपीज पे अब आपको 3.5% का ब्याज पड़ जाएगा। ओके, तो महीने का? महीने का। तो थोड़ा इजी करते हैं, 51,000 का आपका बिल था, आपने 1,000 रुपया दिया, 50,000 रुपया अब आपका बढ़ गया। तो 50,000 रुपए पे 3.5% कितना होता है? 50,000 पे 3.5% होता है करीबन 1,500, और उसके अलावा 250, तो 1,750 रुपए उस महीने आपको ज्यादा देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल। अब आपने क्या किया, अगले महीने फिर से आया, अब अगले महीने फिर से 50,000 का खर्चा था, उस पर फिर से ये 1,750 जुड़ के आया। अब आपने मिनिमम ड्यू था वो 1,000 की जगह अब आपने 1,500 दे दिया, बचे हुए पे फिर से। तो ये इतना ज्यादा स्पाइरल हो जाएगा कि 18 महीने में एक पूरा बिल आपका एक्स्ट्रा बन जाएगा महीने का। 18 महीने के अंदर? 18 महीने के आसपास आपका पूरा एक बिल एक्स्ट्रा बन जाएगा। मतलब 50,000 रुपए 1 लाख रुपए आपको पे 1 लाख करने रुपए देना पड़ेंगे। पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मिनिमम ड्यू दिए जा रहे थे। दिस इज कंपाउंडिंग वर्किंग अगेंस्ट यू। अब आप सोचिए, हम म्यूचुअल फंड्स में बात करते हैं कि हमारे को 12-14% रिटर्न बन जाए, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल। यहाँ पे बैंक हमसे साल का 42% ले रहा है, यानी मेरे 42%? 3 साल का रिटर्न तो बैंक एक बार में उठा ले जाता है। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले थोड़ा सा सावधान हो जाएं, किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना चाहिए ये बिल्कुल। देखना चाहिए, मिनिमम ड्यू के चक्कर में और मत आपको पड़ें। पता है, आज अगर क्रेडिट कार्ड की कंपनी का रेवेन्यू 100 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 51 रुपए 51 रुपीज सिर्फ डीलेड इंटरेस्ट से आता है। तो उनको पता है कि ये देश में लोग कार्ड लेंगे, गलती करेंगे और हम उनसे पैसा कमाएंगे। अच्छा, मान लीजिए अगर मिनिमम ड्यू लोग करते हैं तो उनसे उनका सिविल स्कोर कैसे खराब होता है? क्योंकि वो तो भले ही चुकता तो कर रहे हैं, वो लोन हो गया ना, ओके उन पे लोन क्रिएट हो गया वो, और वो हम्म। महंगा लोन क्रिएट हो गया, 3.5% पर मंथ वाला लोन क्रिएट हो गया। ओके, तो वो तो बैंक को समझ आ जाता है कि भाई ये तो इसका बिहेवियर ही ठीक नहीं है, ये तो टाइमली बेसिस पे पैसा देना नहीं चाहता, क्रेडिट कार्ड वाले मजे कर रहे हैं, इसका सिबिल स्कोर खराब हो रहा है। अच्छा, लेकिन दो कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कोई एक लोन आपका कोई होम लोन चल रहा हो या कोई ऐसा लोन हो, उसको आप टाइमली कर रहे हो, लेकिन आपने दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड से भी आपने उठा लिया कुछ पैसे, मतलब पैसे क्या, आपने कुछ सामान खरीदा। तो लेकिन अगर एक तरफ का लोन आप टाइमली आप कर रहे हो लेकिन क्रेडिट कार्ड वाला आप नहीं कर रहे हो, उसका मिनिमम ड्यू कर रहे हो, तो क्या उससे नहीं आप खराब होगा। बस उससे भी खराब होगा? अनसिक्योर्ड लोन है। ओके अनसिक्योर्ड लोन का डिलेड पेमेंट करना तो वैसे भी गलत होता है। ओके, आपने डिलेड पेमेंट कर दिया ना भाई, आपको 50,000 देने थे, आप नहीं दे पाए, तो आपने डिफॉल्ट किया ना। ऑफिशियली इट्स अ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। ओके, इन द आईज ऑफ बैंक इट्स अ डिफॉल्ट, सिबिल इट्स अ डिफॉल्ट, कि भाई आपको डिफॉल्ट कर दिया आपने। बैंक ने आपको बोला था मिनिमम ड्यू, बट आपको देना तो इतना था, बिल्कुल। तो यानी आप नहीं दे पा रहे हो, आपकी क्षमता ही नहीं है। उसी टाइम बिल्कुल। क्षमता का स्कोर नीचे। ओके, अच्छा, आप देखिए क्या बड़ा फटका है, एक तो क्षमता का स्कोर नीचे, सिबिल स्कोर नीचे, बिल्कुल, ऊपर से आप ब्याज भी दे रहे हो। ब्याज भी दे रहे हो। काहे की समझदारी है। अच्छा, कुछ तो महाविद्वानों लोगों को मैंने देखा है जिनके पास पैसा होता भी है फिर भी बोलते हैं यार देखो बैंक वाला तो कह रहा है मिनिमम ड्यू दे दो, तो मैं मिनिमम ड्यू दे देता हूं। मतलब उनको ये भी नहीं पता कि बचे हुए पैसे पे ब्याज लग रहा है। सो आपको थोड़ा सा सीख लो ना यार, कोई चीज यूज कर रहे हो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो उसको समझ तो लो कि वो उसका नेचर क्या है। दूसरी बात सिविल स्कोर की बात आ रही है, क्योंकि चूंकि हम लोग लोन पे काफी डीपली चर्चा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर खराब हो गया, वो ठीक है एक लोन अच्छा कर रहा था लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड से स्कोर खराब हो गया, या लेकिन बाद में मान लीजिए वो अपनी स्थिति क्या सुधार सकता है। मान लीजिए उसको बाद में, ठीक है, बाद में उसकी कंडीशंस अच्छी हो गई, बाद में उसने लोन लिया और बाद में वो लगातार टाइम से पे कर रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो चाहे होम लोन हो। तो क्या आपका, अगर मान लीजिए कुल मिला के संक्षेप में मेरा ये कहना है, अगर किसी का सिविल स्कोर खराब हो जाता है, चाहे क्रेडिट कार्ड के चक्कर में खराब हो जाए चाहे किसी लोन के चक्कर में खराब हो जाए, क्या उसको भविष्य में अपना सिविल स्कोर सुधारने में कोई मतलब मौका मिलता है, या एक बार खराब हो गया तो हमेशा के लिए खराब हो गया? नहीं, मिलता है, बिल्कुल मिलता है, और वो धीरे धीरे कर सकता है, पर वो फिर भी उतना नहीं पहुंचेगा जितना पहले था। मान लीजिए किसी का स्कोर 760 था, 760 था, अब वो गिर गया अचानक से 650 हो गया, तो वो 760 नहीं पहुंचेगा, वो 740 730 तक पहुंच जाएगा। ओके, पर उसमें भी टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हो जाएगा। सिबिल बहुत स्ट्रिक्ट है और होना भी चाहिए, इसी से लोग जो है स्ट्रिक्ट बिहेवियर मतलब जो अप्रिशिएट करेंगे। एक चीज क्रेडिट कार्ड के साथ कभी नहीं करनी चाहिए, वो सेटलमेंट। काफी लोग गलती क्या करते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं। समझिए 25,000 30,000 आउटस्टैंडिंग है,
पैसे हैं नहीं, तो वो क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं देंगे। फिर जब क्रेडिट कार्ड रिकवरी के लिए फोन करेगा, उठाएंगे नहीं। 2-3 महीने बाद जब वो थक जाएगा क्रेडिट कार्ड वाला, तो बोलेगा एक काम करो यार, मेरे को 10,000 दो, मैं यहाँ पे तुम्हारी फाइल बंद करता हूँ। ओके। तो तुम फाइल बंद करने के 10,000 रुपए दे दोगे, तुम खुश हो यार, मैंने तो 30,000 का बिल था, मैंने 10,000 में सेटल कर दिया। अब आपको जिंदगी में कभी लोन नहीं मिलेगा। फिर आपको 3 से 4 साल धीरे 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 अपना क्रेडिट तो ये सेटलमेंट वाली गलती बिल्कुल न करें। ओटीएस नहीं करना, वन टाइम सेटलमेंट कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। आप जो हम बात कर रहे थे बड़ी कंपनीज की, जब वो डिफॉल्ट करती हैं उनको भी लोन नहीं मिलता उसके बाद। हाँ, मतलब एक बार आपने पैसा मार लिया, हाँ, तो हमेशा के लिए आपके दरवाजे बंद हो गए। हाँ, एक तरफ आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई, एक तरफ है कि आप हजारों करोड़ का एम्पायर आप खड़ा कर सकते हैं कुछ 100 करोड़ के लोन से, दूसरी तरफ यह 40-50 करोड़ लोन मार करके आप या तो आप जेल चले जाइए या तो देश छोड़ दीजिए। हाँ, देश छोड़ दीजिए, और देश छोड़ने के बाद आप 40-50 करोड़ में तो देश छोड़ के आपको फायदा भी नहीं है। बिल्कुल, वो तो फिर आपको बड़ा गबन करना पड़ेगा। अगर आपको बैठना है उन कंट्रीज में जाके अच्छे से शांति से, लॉयर्स की फीस भरनी है, तो उसका बजट अलग होता है भाई। नहीं बिल्कुल, यहाँ तक कि जो जिन देशों में बहुत सारे जो भगोड़े हैं वो गए हैं, तो उनको नागरिकता लेने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जो पैसे लेकर के नागरिकता देते हैं। बिल्कुल, नीरव मोदी से लेकर के आप देखिए सारे लोग। तो कर्जे पे काफी बातें हो गई, और आपने काफी अच्छा क्रेडिट कार्ड का जो मायाजाल है, इसके अलावा लोन से कैसे हम अपनी आर्थिक स्थिति को, कैसे हम एसेट क्रिएशन कर सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपने बताई, कैसे बड़े घराने जो है वो लोन पे कैसे अपने आर्थिक साम्राज्य को बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग सोने चांदी की तरफ चलते हैं। ये सोना चांदी एक ऐसा चीज़ है जिससे लोगों की इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे सुरक्षित उसको माना जाता है। इधर भी से आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से सोने की कीमत एकदम रॉकेट की तरह बढ़ती जा रही है। इधर भी थोड़ा सा 10-12 हज़ार रुपये थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन तब भी देखा जाए तो कीमतें काफ़ी बढ़ी। तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से गोल्ड को कैसा आप मानते हैं, और क्या आने वाले टाइम पे भी गोल्ड की रफ्तार इसी तरीके से, भले ही अभी थोड़ी सी गिरी हुई है, आगे भी बढ़ेगी? और दूसरा ये मानना, मेरा ये सवाल है कि ये अचानक से ये गोल्ड रॉकेट क्यों बन गया? देखिए, गोल्ड हमेशा से दुनिया की रिजर्व करेंसी रहा है, और बाद में यूएस ने बोला कि हम इसको रिजर्व करेंसी नहीं रखेंगे 1970s में, और हम पैसा छाप लेंगे। धीरे धीरे जो है यूएस का डेट बढ़ता गया, और आज डेट यूएस जो एक बहुत डिफिकल्ट स्टेज पे आ चुका है। तो इस टाइम पे ना बाकी कंट्रीज को चाहिए कि भाई हमारे पास रिजर्व हो। तो पिछले 3 से 4 सालों से बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है गोल्ड इकट्ठा कर रही है। चाइना गोल्ड इकट्ठा कर रही है, इंडिया गोल्ड इकट्ठा कर रही है, पोलैंड गोल्ड इकट्ठा कर रही है, छोटी छोटी कंट्रीज सब लोग गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब सेंट्रल बैंक गोल्ड खरीदता है ना, तो भाव नहीं पूछता, जो है खरीद लिया। तो उस वजह से जो है सोने का भाव बहुत तेजी से भागा। अब नॉर्मली ज्यादा तेजी से भागा रिसेंटली। अब अगर हम रिसेंट टाइम्स में देखें तो ठीक है, थोड़ा गोल्ड में करेक्शन आई है, बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया, फिर अभी पहले क्या था कि चाइना और यूएस के बीच में बहुत दरार हो गई थी, वो ठीक होने लग गई। जियोपॉलिटिकल इशूज थोड़ा सा हुआ, फिर थोड़ी वॉर्स थोड़ी थोड़ी कम होने लग गई। तो उस वजह से गोल्ड का भाव कम हुआ है, क्योंकि गोल्ड का जो फ्यूल है ना, गोल्ड जिस वजह से ऊपर जाता है वो एक ही चीज है, अनसर्टेनिटी। जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटी होती है तो दुनिया गोल्ड की तरफ भागने लग जाती है। तो अब जैसे जैसे अनसर्टेनिटी कम हो रही है, गोल्ड का भाव स्टेबल से नीचे की तरफ जा रहा है। पर गोल्ड ने हिस्टोरिकली ये दिखाया है कि गोल्ड का प्राइस जो है वो ऊपर जाता ही जाता है। तो 2 लाख इसने होना है, कब होना है बस वो हमारे को देखना है। हो सकता है 5 साल में हो जाए, हो सकता है 10 साल में हो जाए, पर अगर ये 7-8 साल में भी 2 गुना हो जाता है तो इट इज गिविंग यू अ गुड 9 to 10% रिटर्न्स, तो कोई खराब बात नहीं है। तो गोल्ड में निवेश करते रहिए, जब जब गोल्ड गिरे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। अपने पोर्टफोलियो का 10% आप गोल्ड में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतना देखिए, रोज के गोल्ड के प्राइस को लेके किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आज इतना हो गया, कल इतना हो गया। अगर आप यही सोचते रहेंगे तो फिर आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कहने मतलब कि गोल्ड ही सबसे सुरक्षित अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का टूल है वो। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट का टूल है, सरकारें खरीद रही है, सब लोग खरीद रहे हैं। तो अच्छा, पारंपरिक सोना जैसे कई ज्वेलरी के फॉर्म में आप ले रहे हैं, बिस्किट के तौर पर ले रहे हैं, और एक जो डिजिटल गोल्ड है, ETF और सारी चीजें चलती हैं, तो ये इसमें अगर देखा जाए तो क्या कुछ अंतर होता है, या क्या ऑप्शन बेस्ट हो आपके लिए होते हैं? देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड देखें तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसमें एक तो मेकिंग चार्जेस हो जाते हैं, 3% का आपका GST लग जाता है, और आपका चोरी होने का डर रहता है, स्टोरेज का कॉस्ट रहता है, वो सब इशू रहता है जी। तो अगर किसी को ऑर्नामेंटल पर्पस और इन्वेस्टमेंट पर्पस दोनों के लिए चाहिए जी, उनको लगता है यार थोड़ा पहन भी ले और इन्वेस्टमेंट भी हो जाए, बिल्कुल,
तो ऐसा प्रोडक्ट लीजिए गोल्ड में जिसकी मेकिंग सबसे सस्ती हो। ओके। आप ये कुंदन ज्वेलरी ले लेंगे या फिर टेम्पल ज्वेलरी ले अब लेंगे, बहुत डिजाइनर जो हाँ, तो उसके मेकिंग और वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, बिल्कुल तो उस वजह से आपका 20% का पहले दिन ही लॉस हो कट चुका जाएगा। होता है। बिल्कुल, ठीक है, फिर जीएसटी वीएसटी बेचने में भी आपको वो सब भी बहुत कुछ- परेशानी होगी बिल्कुल। फिर आगे। बट अगर आपने नॉर्मल सोने की चेन ली है जिसकी मेकिंग चार्जेस 3%, 4%, 5% है, बिल्कुल तो आपने सोने को एंजॉय भी कर लिया और ज्यादा बिल्कुल कॉस्ट भी नहीं भरी। बिल्कुल। तो ये आप, अगर आप सोने को पहनना भी चाहते हाँ, हो और सोने को इन्वेस्टमेंट भी करना इन्वेस्टमेंट चाहते मतलब आप इंजॉय भी कर ले रहे हो, पहन भी ले रहे हो, हाँ। पहनने का भी आनंद, दिखाने का भी आनंद आपने ले लिया, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का भी हो, आनंद ले इन्वेस्टमेंट लिया। का भी हो गया, रीसेल उसकी बहुत बुरी नहीं होगी बिल्कुल। इन केस अगर आपको जरूरत पड़े। दूसरा, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं पहनना है हम्म, तो मेरे हिसाब से ईटीएफ से ज्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं है गोल्ड खरीदने का, ओके। क्योंकि डिजिटल गोल्ड ना इलिक्विड है और उसमें भी 3% जो है वो जीएसटी चार्जेस लगते हैं। तो इट इज बेटर कि आप ईटीएफ के माध्यम से गोल्ड खरीदिए। ईटीएफ में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो सब 0.35% के आसपास होता है। एग्जाम्पल जैसे टाटा गोल्ड ईटीएफ है, मेरा एसेट का गोल्ड ईटीएफ है, आप दोनों में से किसी में भी पैसा डाल सकते हैं। दोनों के एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, बस आप उसमें डालिए। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, गोल्ड अचानक से जब इतना तेज भागा है तो अचानक से गिर भी सकता है या पिछले बार की तरह रेट पे आ सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, उतना मेरे को नहीं लगता कि बहुत मैसिव क्रैश आएगा, उसकी उम्मीद मेरे को कम है, क्योंकि गोल्ड ने कभी मैसिव क्रैश नहीं दिया है। गोल्ड अगर गिरता भी है ना तो धीरे गिरता है, लंबे समय के लिए गिरता है, पर वो उठ जाता है फिर से। देखिए, इस एसेट क्लास को आप 1 साल 2 साल के लिए नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आप ये सोचिए कि किसी, आप बोलेंगे अरे वाह यार, अगर किसी ने पिछले साल डाला होता तो 50% हाइक हो गया होता। ऐसा कोई बंदा ही नहीं मिलेगा आपको कि जिसने पिछले साल डाला होता उसका 50% हाइक होता। अब मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं पिछले 4 साल से गोल्ड में इन्वेस्ट करे जा रहा हूं, तो मैंने ये मौका देखा कि अचानक से गोल्ड का भाव बढ़ गया। तो आप अचानक से ओनली गुड टाइम्स को नहीं जी सकते। ये शादी की तरह है कि गुड टाइम्स भी साथ में रहना है, बैड टाइम्स भी साथ में रहना है। तो अगर आप एक एसेट को पकड़ रहे हैं तो गोल्ड जैसे एसेट को एटलीस्ट 10 साल के लिए, 8-10 साल के लिए रखिए, और ये समझ के रखिए कि आपको बहुत बड़े रिटर्न्स तो नहीं देगा, पर एफडी से बेटर दे देगा। और एक गोल्ड इन्फ्लेशन का हेज होता है और अनसर्टन टाइम्स का हेज होता और डिजिटल गोल्ड में ज्यादा हम फोकस करें, है ईटीएफ्स में। ईटीएफ। ओके ईटीएफ में जी, इन्वेस्टमेंट के एंगल से क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेज और ये सब नहीं है, और ये सब लिक्विड है, लफड़ा- आपको कल बेचना है liquid- कल बेचिए। थोड़ा सा अगर आपने और 1 किलो खरीदा हुआ है तो आप 1 ग्राम भी बेच सकते हाँ, हैं। और अगर आपको क्या है कि ये सब अगर आप गोल्ड करते हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस भी दिखाना है। ऐसा नहीं कि आज आपने खरीदा और 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 10 महीने बाद आप बेचे। कम से कम Patience आपको आपको हर- 5 या 10 साल तक कम से कम रखें। बिल्कुल, पेशेंस आपको हर एसेट क्लास में दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। पेशेंस के बिना कोई गेम ही नहीं है फाइनेंस की। अच्छा, एक देखा जाए तो जो भारतीय कल्चर में जो शादियां होती हैं ना, देखी जाए तो इसमें गोल्ड ले जाने का एक कल्चर है ना, कि दुल्हन के लिए गोल्ड ले जाया जाता है। तो वो भी देखिए कितना बड़ा जो है एक परंपरा भी है, और इन्वेस्टमेंट भी उसी बहाने हो जाता है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूं दुनिया में सबसे पहले एसआईपी किसने सिखाई? अक्षय तृतीया और धनतेरस। एसआईपी तो है। अगर बिल्कुल सही मेरे बात है। फादर के फादर के फादर सब वहां से बोलते हैं कि भाई अक्षय तृतीया पे या धनतेरस पे आपको सोना खरीदना ही है, तो वही तो एसआईपी है। हर साल नियमित तरीके से आपको सोना खरीदना है। हमारे पूर्वज कितने उस वक्त, सोचिए, जैसे कहा जाता है ना कि आज के ज़माने में वित्तीय साक्षरता की कमी है, लेकिन सोचिए पूर्वजों ने तमाम हाँ। ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं उसमें ऐसे जो है ये सब चीज़ें बना करके कि भाई ये खरीदना शुभ होता है। हाँ। उस समय सोचिए कि क्या उनका नियम बना पूरा- दिए थे। देखिए, बिल्कुल। जो व्यक्ति फाइनेंस में नियम के हिसाब से चलता है वो कभी गलत नहीं होता। उसमें आपको फाइनेंस की नॉलेज की जरूरत नहीं है, नियम फॉलो करने की जरूरत है। नियम फॉलो करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, नियम नहीं फॉलो करोगे तो परेशानी होगी फिर ऑब्वियसली। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, चूंकि आपका फाइनेंस और शेयर मार्केट इन सब पे पूरी काफ़ी कमांड है। तो जैसे आपको पोर्टफोलियो मान लीजिए कोई बनाता है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी यंगस्टर्स के पास है, क्योंकि हम ज़्यादातर, हमारा जो व्यूअर है वो ज़्यादातर यूथ है। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो अपनी पोर्टफोलियो को कैसे आप बनाएं? कितना आपको, जैसे आप एसआईपी में डालें या म्यूचुअल फंड, या इसके अलावा एफडी, या किस में कैसे डालें, या जो है आप एसआईपी भी करते हो तो जो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, या टाइप का, कैसे अपना पोर्टफोलियो को, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आपको किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो में ना मुझे पैसा क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, ये सबसे पहले हमारे को आंसर करना होता है। 3 सवालों का 3 जवाब। सवालों का जवाब चाहिए। क्यों चाहिए? शादी करने हैं, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, रिटायरमेंट चाहिए, बच्चों की पढ़ाई है, तो गोल हो जाता है। उससे पैसे को पर्पस मिल जाता है। कब चाहिए, कितने साल बाद आपको वो गोल अचीव करना है, और कितना चाहिए उस गोल अचीव करने के लिए, कितना पैसा चाहिए आपको। तो ये 3 क्वेश्चंस को सबसे पहले हमारे को आंसर करना होता है। तो हमने वो आंसर कर दिया, उसके बाद हमारा पाथ बनता है। अब बस सिंपल एक ही चीज याद रखनी है कि जितना आपका गोल का समय छोटा है उतना आप कम स्टॉक मार्केट में जाएंगे। जितना आपका गोल का समय ज्यादा है
आप उतना स्टॉक मार्केट में जाएंगे। तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति 10 साल के लिए निवेश करता है, तो 10 साल के लिए अगर वो निवेश कर रहा है तो वो करीबन 70 से 80% पैसा इक्विटी मार्केट्स में डाल सकता है। उसमें वो क्या कर सकता है, वो मेरे हिसाब से फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड कोई भी उठा ले, अच्छे फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड उठा ले, या फिर निफ्टी 500 इंडेक्स फंड होता है वो उठा ले। उतने में उसका पोर्टफोलियो इक्विटी साइड पे कवर, सब कुछ कवर कर लेगा। उसके बाद उसको ज्यादा मतलब इधर उधर करने की जरूरत, ऐसे 10-15 म्यूचुअल फंड डालने की जरूरत नहीं जी। 2-3 म्यूचुअल फंड में भी उसका काम हो जाएगा। बचा जो 30% है या 25% है, उसमें से 10 से 15% रख ले गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड से आपका गद्दा आ गया, आपके पास एक गद्दा आ गया, आपका एक, आपको पता है अच्छा हेज है इन्फ्लेशन का, मार्केट गिरी तो वो आपको बचा लेगा। और एक 5-10% के बीच में सिल्वर, और चाहिए तो थोड़ा बहुत क्रिप्टो जो है वो खरीद सकता है। क्रिप्टो में भी बिटकॉइन, क्रिप्टो ना करना चाहे छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बचे हुए में थोड़ा सिल्वर खरीद सकता है, क्योंकि सिल्वर भी 10 साल की अवधि में एक अच्छा रिटर्न दे देता है। वॉलेटाइल बहुत है, अगर आपकी अवधि 10 साल से छोटी है तो आपको सिल्वर देखना भी नहीं चाहिए, पर अगर आपकी अवधि है 10 साल या उससे ज्यादा की, तो आप थोड़ा सा सिल्वर भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इतना भी कर लेगा ना, मेरे हिसाब से वो बहुत ज्यादा, बहुत लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न बना लेगा। 70% करीब इक्विटी मार्केट में, 70 से 75% आप 70 और बाकी 10 से 15% गोल्ड में और डालें। बचा हुआ जो है वो थोड़ा सिल्वर में डाल दिया, बस काफी। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आप करोगे तो कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। जैसे दूसरी बात, स्टॉक मार्केट की जब बातें आती हैं तो एक धारणा बनी है कि यार इसमें बहुत सोच समझ के निवेश करना चाहिए, नहीं तो पैसा डूब जाएगा, और कुछ लोग तो कहते हैं जुआ है। तो ऐसे में अगर ये स्टॉक मार्केट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, और चूंकि ज़्यादातर लोग जो पहली बार करते हैं तो बड़ा डर डर के करते हैं ना, या तो उनको सही गाइड करने वाला नहीं है, और वो यूट्यूब पे जाते हैं तो बहुत सारे लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी मुनाफा कमाना है तो आप शॉर्ट टर्म में आप चले जाइए, और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं भैया ऐसा है पैसा डूब जाएगा, थोड़ा सा मिड में करिए, थोड़ा सा शॉर्ट में करिए। और ये तो इसको लेकर के आप क्या सावधानियां, क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाना चाहते हैं तो क्या बेसिक रूल्स है जिसको फॉलो करना चाहिए? देखिए, स्टॉक मार्केट को अगर आप सट्टे की तरह बिहेव करेंगे तो स्टॉक मार्केट भी आपके साथ सट्टे की तरह ही बिहेव करेगा। तो वो आपको नहीं छोड़ने वाला, और आप उससे जीत नहीं सकते। यू कांट विन अगेंस्ट द हाउस। रूल बड़ा सिंपल है, अगर आप 3 साल से नीचे निवेश करना चाहते हैं आपके पैसे को, स्टॉक मार्केट में मत आइए, कोई आने की जरूरत नहीं है। अगर आप 3 साल से ऊपर आना चाहते हैं तो धीरे धीरे एंट्री लीजिए, और आइडियली डायरेक्ट एंट्री लीजिए ही मत। आज तक मैंने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेता। जब मेरे को स्टॉक मार्केट का ठीक ठाक नॉलेज है, मैं सीएफए हूं, उसके बावजूद भी मैं डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं करता। तो आपको क्या करना है, आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाना है, बास्केट इन्वेस्टिंग करनी है। आपका फोकस होना चाहिए अपने करियर पे। स्टॉक मार्केट इज नॉट योर करियर, इट्स इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट होता है पैसिव, आपको पैसिव काम करना है। आप इतना कर लीजिए, उसके बाद आपको कुछ बहुत ज्यादा इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ये जो शॉर्ट मिड कैप, शॉर्ट कैप, ये सब जो है इसको लेकर के क्या आप कैसे समझते हैं? देखिए, ये आपके रिस्क लेवल्स है। अगर आपका रिस्क लेवल कम है तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करिए, रिस्क बढ़ाते हैं तो मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, रिस्क ज्यादा ले सकते हैं तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए। पर ये सबको छोड़ दीजिए, आप देश की 500 सबसे बड़ी कंपनी है जिसमें 100 लार्ज कैप है, 150 मिड कैप है, 250 स्मॉल कैप है। आप इन 500 कंपनीज में निवेश करिए थ्रू निफ्टी 500। बस आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देश की टॉप 500 कंपनीज में निवेश करके बैठे हो, और उन्होंने तो ठीक ठाक परफॉर्म करना ही करना। अगर देश अच्छा चलेगा तो पैसा डूबने का खतरा नहीं है। पैसा डूब तो सकता ही नहीं है, कम हो सकता है। कभी बीच में वॉलेटिलिटी आ गई तो आपने 100 रुपए डाले थे, वो 80 हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, पर वो 100 जीरो नहीं हो सकता। तो संजय जी, एक सबसे अहम सवाल है कि कई बार हमारे यूथ सवाल करते हैं ना कि वो 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख रुपए वो कमाते तो हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यार पैसा लगाएंगे तो डूब जाएगा। तो वो क्या है कि पैसा सेविंग अकाउंट में ही डालते जाते हैं। जैसे वही जो एक परंपरागत जो सोच है कि ठीक है खाते में पड़े रहेंगे, डूबेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं तो कम से कम डूबेंगे तो नहीं। तो ऐसे में क्या है आपके लिए, क्या आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी यूथ है, चाहे वो जॉब कर रहा हो चाहे बिजनेस कर रहा हो, लेकिन वो पैसा इन्वेस्टमेंट के वही ओल्ड मॉडल की वही केवल खाते में जोड़ते जाता है, तो उसके लिए क्या सुझाव है? देखिए, स्टार्ट आपको वहीं से करना है कि मुझे पैसा क्यों चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। एफडी से आपके कैपिटल की ग्रोथ नहीं होगी, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं होगी, क्योंकि उसका टैक्स भी बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इतनी ज्यादा तनख्वाह पे हैं तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट पे होंगे। आपको लाइफ में अपने आप को पहले सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए आपको 3 चीजें करनी है। आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। आपने तीनों चीजें ले ली, बिल्कुल। अब आप सिक्योर हो गए, नौकरी नहीं रही,
तो इमरजेंसी फंड है, हेल्थ खराब हो गई तो हेल्थ इंश्योरेंस है, और खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपके परिवार के लिए टर्म इंश्योरेंस है। अब आपके माइंड में ये तीनों चीजें कवर हो गई। अब आपके माइंड में होने चाहिए आपके लाइफ के गोल्स। किसी को स्टार्टअप चालू करना है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तो वो कहीं निवेश कर ही नहीं सकता, उसको एफडी में ही पैसा रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अब अगला गोल, बड़ा गोल है कि उसको अपना स्टार्टअप चालू करना है। तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप इन्वेस्ट करो। आप किस में इन्वेस्ट करो? आप तो अपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट करोगे, पर अभी नहीं, आपको 6 महीने बाद चाहिए, 8 महीने बाद चाहिए, तो वो पैसा एफडी में पड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझिए 30 लाख रुपए किसी को चाहिए स्टार्ट करने के लिए, वो धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा है, तो वो एफडी में करो, कहीं और स्टॉक मार्केट में डालने की जरूरत ही नहीं उसको। पर हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर रहे, आप नौकरी करते रहोगे, तो जो पैसा है उसकी आप अलग अलग गोल्स के लिए अलग अलग आप अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लो। आपका छोटा गोल है 3-4 साल का गोल है, तो आप डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स कर लो, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कर लो। आपका लंबा गोल है 10 साल का, जैसे हमने डिस्कस किया, तो फ्लेक्सी कैप कर लो, मल्टी कैप कर लो, गोल्ड कर लो, सिल्वर कर लो। आपका और भी लंबा गोल है, 20 साल 25 साल का गोल है, तो आप स्मॉल कैप ज्यादा रख सकते हो, मिड कैप ज्यादा रख सकते हो, सिल्वर को थोड़ा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपको बेसिकली देखना है आपका गोल का टाइमलाइन कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका गोल का टाइमलाइन है, उतना ही आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। अगर आपके पास कम समय है तो फिर एफडी ही सुरक्षित एफडी विकल्प और डेट है। फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स, जो जिसमें लिक्विड हो गया, ओवरनाइट हो गया, शॉर्ट टर्म डेट हो गया, ये सारे डेट फंड्स होते हैं जो आप, जिसमें आप पैसा अपना रख सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपने पैसा डाला, मार्केट 3 साल के लिए करेक्ट हो गई, आप क्या करोगे? आपने 1 लाख रुपए डाले और वो मार्केट जो है खराब हो गई, 6 महीने बाद आपके 1 लाख के 90,000 रह गए, तो आप तो सर पकड़ के बैठ जाओगे। बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्योंकि आपको 6 महीने बाद चाहिए। पर यही अगर आपको 10 साल बाद चाहिए, तो आप छोड़ो, ठीक है यार, 6 महीने तो हुए, अभी तो 9.5 साल बचे। चलिए अब हम पर आपका एक और क्वेश्चन था, वो ये था कि क्या एक व्यक्ति को खुद करना चाहिए या एडवाइजर की हेल्प लेनी? हाँ बिल्कुल। कई बार लोग क्या है वो कंफ्यूज होते हैं ना, कि उन्हें लगता है कि यार मेरी तो इतनी जानकारी है नहीं, और ये तो एकदम समंदर है ये मार्केट, कहाँ पे गोता लगाते फिरें। तो हमें किसी एडवाइजर की जरूरत है, या सीधे या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनके जरिए हम उसमें घुस सकते हैं? मेरा मानना है कि अगर आप वेल्थ को 3 टियर में बांध लीजिए। अगर आप 5 लाख से कम AUM पे हैं, अभी आपकी जो एसेट्स है म्यूचुअल फंड्स में 5 लाख से कम है, आप महीने का 10-15 हज़ार का SIP कर रहे हो, तो आप जो है खुद कर लो, थोड़ा स्टडी कर लो, और ज़्यादा दिमाग ही मत लगाओ। मैंने कहा ना, फ्लेक्सी कैप कर लो, मल्टी कैप कर लो, खत्म उसके बाद। पर अगर आपका SIP अमाउंट 50,000 या उससे ज़्यादा हो रहा है, तो आप एक एडवाइजर की हेल्प लो, क्योंकि ये बड़ा कैपिटल है। बिल्कुल। ठीक है, और आपको ऐसे कुछ हो सकता है प्रोडक्ट्स पता ही ना हो जिसमें आपको जो है बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि अगर आपके पास 50,000 होता है ना, तो उसका 10% भी 5,000 रुपये होता है, 20% 10,000 रुपये होता है। तो अगर आपने 30-40 हज़ार रुपये के नॉर्मल फंड्स भी रख लिए, तो 20,000 रुपये में अगर आपने कुछ थोड़े हाई रिस्क फंड्स रख लिए जिनके अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, तो आपको ओवरऑल एक लंबे समय में अच्छा रिटर्न बन सकता है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर 50,000 या उससे ऊपर का SIP करते हैं, तो एक बार एक एडवाइजर से बात कर लीजिए। बहुत सारे 2 तरह की एडवाइजरी होती है। एक होती है पेड एडवाइजरी, बिल्कुल, जिसमें आपको एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जाना है, सेबी रजिस्टर्ड होता है। आप उससे वार्तालाप कीजिए, 3 से वार्तालाप कीजिए, फीस दे दीजिए सबकी, क्या होगी 5-10 हज़ार रुपये कुछ फीस होगी, दे दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। और उनसे बात करके, अपने तीनों से बात करके देखिए कि किसका पोर्टफोलियो आपको संतुष्टजनक लगा है, किसके लॉजिक आपको ठीक लगे हैं, तो आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर नहीं, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो आपसे अपफ्रंट कुछ फीस नहीं लेंगे, आपके अपने कोड के थ्रू रूट करेंगे और वो आपके लिए एक पोर्टफोलियो बना देंगे। दोनों चॉइस आपके पास है। अच्छा, ये एक मार्केट आने वाला समय है, जैसे खासतौर से जो लोग स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, फिनटेक हो गया, या हेल्थ सेक्टर हो गया, या टेक सेक्टर हो गया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। तो किस तरह के सेक्टर्स आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं जिसमें पैसा, उस तरह की कंपनियों में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कंजम्पशन, ऑटो, टेक्नोलॉजी, ये तो काफ़ी बढ़ेंगे। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो आम इंसान है ना, वो सेक्टोरल रोटेशन नहीं समझता। कब सेक्टर ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता। ये बहुत समझने का गेम होता है, बहुत समझना पड़ता है इस चीज को, इतना ईजी नहीं होता। तो मैं इसलिए लोगों को कहता हूं कि सेक्टोरल थीम्स मत प्ले करो, आप कैपिटलाइजेशन थीम्स प्ले करो, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बस आप इससे ज्यादा मत प्ले करो। बिल्कुल। और अगर इससे ज्यादा प्ले करना चाहते हो तो पहले एडवाइजरी ले लो किसी की, कि भाई बात कर लो किसी एडवाइजर से कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर DIY करना है तो फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, दैट्स इट, उसके अलावा दिमाग मत लगाइए। तो हम समापन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा से छोटे सवाल रहेंगे, छोटे जवाब। इन्वेस्टमेंट के 3 सबसे बड़े रूल।
सबसे पहला बजटिंग कीजिए, सेकंड इमरजेंसी फंड बनाइए, और तीसरा अपने आप को इंश्योर कीजिए लाइफ और हेल्थ को। उसके बाद निवेश चालू करिए। इमरजेंसी फंड कैसे क्रिएट करें? जब भी आपकी तनख्वाह आए उसमें से जितना पोर्शन हो पाए सबसे पहले रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दीजिए, फिक्स डिपॉजिट में। लोन लेना अच्छा है या गलत? लोन अगर आपने अपनी क्षमता बना ली है और रूल्स फॉलो किए जो हमने आज पूरी कॉल में पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस किए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन आपको जो है वो अपॉर्चुनिटीज देता है जो आप जिंदगी में बिना मतलब अपने पैसे के साथ नहीं कर पाओगे। सोना या म्यूचुअल फंड? दोनों, बट म्यूचुअल फंड ज्यादा, सोना कम। ओके, तो आज की चर्चा संजय कथुरिया जी के साथ थी, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले लोन पे डिस्कस किया। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कैसे अपना पोर्टफोलियो हम मजबूत बनाएं उस पर हमने डिस्कस किया। इसके अलावा तमाम इन्वेस्टमेंट्स के क्या रूल्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड का क्या ट्रैप होता है, हमें लोन लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और लोन से कैसे हम एसेट क्रिएशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। और चूँकि पहला पॉडकास्ट हमारा काफ़ी हिट रहा था और दूसरा पॉडकास्ट भी हिट रहने वाला है, क्योंकि बातचीत से ऐसा लग रहा है। और इसके बाद हम आप प्रॉमिस करते हैं फिर जब संजय कथुरिया जी मौका देंगे तो फिर हम एक बार आपके साथ जरूर बैठेंगे। बट उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में पार्ट 3 लिखना पड़ेगा, तभी हम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप हमारे को 1000 पार्ट 3 लिख के दोगे तो हम डेफिनेटली आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि संजय कथुरिया जी को पकड़ना बहुत मुश्किल है और काफ़ी मेहनत के बाद आप मिले हैं। थैंक यू सो मच नवनीत जी, थैंक यू सो मच।